गुड मॉर्निंग क्लास। देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर जो कि आप इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं, साउथ चाइना सी। भारत चीन के वर्तमान संबंध के मद्देनजर दक्षिणी चीन सागर एक गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकता है। दक्षिणी चीन सागर एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। इसीलिए जिस प्रकार चीन ने अपनी मोतियों की माला और वन बॉर्डर वन रोड के माध्यम से एशिया के अलावा अफ्रीका और यूरोप में अपना साम्राज्य विस्तार किया है, उसी प्रकार भारत को दक्षिण एशियाई देशों की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करना पड़ेगा। दक्षिण एशियाई देशों का संगठन आसियान के नाम से जाना जाता है, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया के 10 महत्वपूर्ण देशों का संगठन। यद्यपि इन देशों के संगठन में भारत, चीन, अमेरिका भी डायलॉग पार्टनर के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन चीन के बढ़ते प्रभाव को यदि कम करना है तो दक्षिणी चीन सागर और दक्षिणी एशिया के महत्वपूर्ण देशों के मध्य भारत को अपनी स्थिति मजबूत बनानी होगी। इसके अलावा अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का विस्तार एक्ट साउथ ईस्ट पॉलिसी के रूप में करना पड़ेगा तथा इसी दक्षिणी चीन सागर में बैठकर चीन की महान दीवार की बुनियाद को हिलाना होगा। आइए समझते हैं दक्षिणी चीन सागर की भौगोलिक स्थिति को। दक्षिणी चीन सागर की भौगोलिक स्थिति के अलावा जो हमारा आज का टॉपिक है वो दक्षिणी चीन सागर का महत्व और वर्तमान में विवाद के कारण, वर्तमान घटनाक्रम अर्थात वर्तमान में किस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं और भारत इसमें किस प्रकार भूमिका निभा सकता है और भारत दुनिया का ध्यान अक्साई चीन गलवान घाटी से किस प्रकार दक्षिणी चीन सागर की ओर ले जा सकता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। दक्षिणी चीन सागर की भौगोलिक स्थिति देखनी होगी। ये विश्व का सबसे बड़ा सागर है, चीन के दक्षिण की ओर और प्रशांत महासागर के पश्चिम की ओर स्थित है। दक्षिणी चीन सागर लगभग 36 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके समीप पार्शल द्वीप समूह, स्प्रैटले द्वीप समूह, स्कारबोरोद द्वीप समूह जो कि फिलीपींस के काफी करीब है और संपूर्ण इंडोनेशिया द्वीप समूह और इंडोनेशिया का ही बंका और बेतुन द्वीप समूह आते हैं। इंडोनेशिया के उत्तर पश्चिम की ओर सिंगापुर जो कि मलेशिया के एकाधिकार से मुक्त हुआ देश है और दक्षिण एशिया का चौराहा और दक्षिण एशिया का सबसे अधिक विकसित देश और विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ देश। इसके अलावा मलेशिया और भारत के पड़ोसी देश म्यांमार यानी स्वर्ण पैगोडा का देश, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया, यह है वियतनाम चीन सागर के किनारे लगा हुआ, चीन सागर से सीमा बनाने वाला और इसी दक्षिणी चीन सागर के पार्शल द्वीप को अपना बताने वाला और चीन के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में मकाऊ जो कि पुर्तगाल के एकाधिकार से मुक्त हुआ था। 1997 में ब्रिटिश एकाधिकार से मुक्त हुआ हांगकांग जो आने वाले 50 वर्षों तक अपने संप्रभु राष्ट्र के रूप में रहेगा और चीन के एकाधिकार से मुक्त रहेगा, लेकिन 2047 में इस पर चीन का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। यह है ताइवान। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने CPC के गठन के बाद राष्ट्रवादी चीन के लोग ताइवान के फार्मोसा द्वीप में चले गए थे और यहीं पर रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना के नाम से स्वतंत्र ताइवान देश की नींव डाली थी और वर्तमान में चीन के एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी के रूप में, चीन के धुर विरोधी के रूप में हमारे सामने है। यह पूर्व एशियाई देश जापान और उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर और यह है आपका ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा आप इधर को देख रहे होंगे, ये भारत के दक्षिण में हिंद महासागर यानी भारत के दक्षिण की ओर लगा हुआ। यह है कोकोस द्वीप जो कि म्यांमार ने चीन को लीज पर दिया है ताकि चीन यहाँ से हिंद महासागर की सामरिक स्थिति को नियंत्रित कर सके। यह है डिगो गार्सिया द्वीप जहाँ पर अमेरिका का नौसैनिक बेड़ा है और हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर में की सामरिक स्थिति पर नज़र रखने के लिए अमेरिका ने भी अपना यहाँ पर नौसैनिक अड्डा स्थापित किया है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा है कि दक्षिणी चीन सागर का महत्व क्या है।
अगर सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मध्य में स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सामरिक केंद्र है। दूसरा, एशिया महाद्वीप के अलावा ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप के केंद्र में स्थित महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात संपूर्ण महाद्वीपों में व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है दक्षिणी चीन सागर। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दक्षिणी चीन सागर प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। विश्व के संपूर्ण जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का 33% योगदान दक्षिणी चीन सागर का है। विश्व के संपूर्ण मत्स्य उद्योग का 10% योगदान अकेले दक्षिणी चीन सागर का है। संपूर्ण नौ परिवहन व्यवस्था का 33% योगदान दक्षिणी चीन सागर के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर तेल और प्राकृतिक गैस का अकूत भंडार है। संभवतः दक्षिणी चीन सागर में 11 से 12 बैरल तेल का उत्पादन और मूंगे का भंडार है। इसी दक्षिणी चीन सागर में 266 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है और वर्तमान में इस दक्षिणी चीन सागर में 335 लाख करोड़ का व्यापार प्रतिवर्ष हो रहा है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्यों चीन इस दक्षिणी चीन सागर में अपनी पैनी नज़र को गड़ाए हुए है, क्यों दक्षिणी चीन सागर इस दक्षिणी चीन सागर में चीन उसके पड़ोसी देशों से मतभेद स्थापित करके अपना सामरिक महत्व स्थापित किए हुए है। दक्षिणी चीन सागर भविष्य के ऊर्जा संसाधन का केंद्र होगा, इसलिए भारत इससे अपनी दूरी स्थापित नहीं कर सकता। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के गठन के बाद ताइवान के आंतरिक मामलों में भारत ने किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं किया था और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एकाधिकार को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जिस प्रकार चीन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अर्थात गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र और बलूचिस्तान क्षेत्र में हस्तक्षेप किए हुए, उसी प्रकार भारत को भी चीन को सबक सिखाने के लिए इस ताइवान क्षेत्र में और दक्षिणी चीन सागर में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी, अपनी कूटनीति साबित करनी होगी। वर्तमान में इस दक्षिणी चीन सागर का महत्व क्या है, ये मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा वर्तमान में इस दक्षिणी चीन सागर में विवाद के क्या कारण हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो चीन ने इस दक्षिणी चीन सागर में 9 डैश लाइन के तहत एकाधिकार स्थापित कर लिया था। अर्थात ये 9 डैश लाइन है जिसके तहत पार्शल द्वीप, स्प्रेटले और इंडोनेशिया के द्वीप और स्कार्बोरो द्वीप का संपूर्ण क्षेत्र आता है। अपने ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देते हुए चीन ने इस दक्षिणी चीन सागर के 80 से 90% क्षेत्रफल पर अपना एकाधिकार कर रखा है। और वर्तमान में जब संपूर्ण विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा था, चीन ने इस दक्षिणी चीन सागर के लगभग 80 द्वीपों का नामांकन किया है और 2008 से लेकर 2014 तक स्कार्बोरो आइलैंड के आसपास के संपूर्ण क्षेत्र पर अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित किए हैं। चीन ने इस दक्षिणी चीन सागर में लगभग 7 से 8 मैन मेड आइलैंड स्थापित कर रखे हैं, यानी मानव निर्मित द्वीप स्थापित कर रखे हैं और अपनी सामरिक, व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को केंद्रित करने के लिए और संपूर्ण पड़ोसी देशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यहां पर अपना नौसैनिक बेड़ा स्थापित किया है। इसके अलावा वर्तमान में जो ये मामला है वो विवाद का कारण इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की समुद्री कानून संधि के तहत अर्थात UNCLOS यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी
के तहत किसी भी देश के 200 नॉटिकल मील तक उसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाता है, अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, जिसमें वह देश व्यापारिक, आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधि को अंजाम दे सकता है, बशर्ते वो अन्य देशों के व्यापारिक गतिविधियों में अवरोध पैदा न करे। लेकिन चीन ने अनक्लॉज के इस नियमावली का उल्लंघन किया है। वो अनक्लॉज की इस नियमावली को नहीं मानता है और इस संपूर्ण क्षेत्र पर अपना एकाधिकार करता है, जबकि इस पर एकाधिकार के अंतर्गत फिलीपींस, ब्रुनई जो कि तेल और प्राकृतिक गैस संपन्न देश है, और वियतनाम, ताइवान, इनका भी विशेषाधिकार है। और 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत स्प्रेटले द्वीप और स्कारबोरक द्वीप पर अन्य देशों का भी एकाधिकार होना चाहिए। लेकिन किसी ने भी अपने दावे को इस प्रकार साबित नहीं किया जिस प्रकार चीन ने किया है। चीन की इस विस्तारवादी नीति के तहत या चीन की इस विस्तारवादी नीति के विरोध में जब 2014 में फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 2016 में एक निर्णय सुनाया कि चीन का इस दक्षिणी चीन सागर में जो विस्तार की नीति है या दक्षिणी चीन सागर में जो विस्तार है वो अनर्गल है, गैर कानूनी है, वो किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो अनक्लॉज के नियमों का उल्लंघन है। इन्हीं सभी विवादों को लेकर वर्तमान में चीन सागर या दक्षिणी चीन सागर सुर्खियों में आया है। इसके अलावा जो वर्तमान में घटनाक्रम यहां पर हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। कोरोना काल में अप्रैल 2020 में वियतनाम के एक समुद्री जहाज को समुद्र में डुबा दिया गया था चीन के द्वारा। इसके अलावा पड़ोसी देशों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को चीन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जून 2020 में जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक द्विपक्षीय सैन्य समझौता हुआ तो उसमें यह बात कही गई थी कि दोनों देश एक दूसरे के व्यापारिक और समुद्री रास्तों में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होने देंगे, अर्थात जो समुद्री व्यापार है वो स्वतंत्र रहेगा और कानून सम्मत रहेगा। इसी को लेकर चीन ने इस द्विपक्षीय व्यापारिक सैन्य समझौते का विरोध किया है और दुनिया का ध्यान दक्षिणी चीन सागर से हटाकर गलवान घाटी और सियाचिन की ओर ले गया है। विश्व महामारी यानी कोरोना संकट के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार देश के रूप में जब चीन दुनिया के सामने आया तो उसने विश्व का ध्यान दक्षिणी चीन सागर और अक्षय चिन विवाद या फिर गलवान घाटी की ओर ले गया। इसके अलावा वर्तमान में दक्षिणी चीन सागर को नियंत्रित करने से संबंधित जो घटनाएं चल रही हैं वो मैं आपके सामने बताता हूं। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जापान, फिलीपींस और अमेरिका द्वारा सैन्य अभ्यास किया गया है 2019 में। भारत प्रतिवर्ष जापान और अमेरिका के साथ मिलकर मालावार सैन्य समझौता करता है या सैन्य अभ्यास करता है, जिसका उद्देश्य है कि भविष्य में दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागरीय सामरिक स्थिति को नियंत्रित करना। वर्तमान में अमेरिका भी इस दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए है, इसीलिए उसने डिगो गार्सिया में अपना नौसैनिक बेड़ा स्थापित किया है। इन सभी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए दक्षिणी चीन सागर में भारत क्या भूमिका निभा सकता है वो मैं आपके सामने रखता हूं। चूंकि दक्षिणी चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार का एक महत्वपूर्ण गढ़ है या महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत के संपूर्ण व्यापार का 55% लगभग इसी दक्षिणी चीन सागर से होते हुए स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू होता है। और भारत में सर्वाधिक एफडीआई ओशियाना यानी ऑस्ट्रेलिया ओशियाना के देशों से हो रहा है, अर्थात इसी रास्ते से होकर हो रहा है। इसलिए भारत ये चाहेगा कि दक्षिणी चीन सागर में मलक्का जल संधि के अलावा हिंद महासागर और इस संपूर्ण क्षेत्र पर उसका एकाधिकार स्थापित हो।
चूंकि ये भविष्य में ऊर्जा संसाधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहेगा, इसीलिए भारत के अलावा उसके दक्षिण पूर्व एशिया के पड़ोसी देशों को भी अपनी इस क्षेत्र में स्थिति को मजबूत करना होगा। आसियान के देशों को दक्षिणी चीन सागर से संबंधित जो विवाद है उसको दुनिया के सामने लाना होगा और भारत ने आसियान के देशों के साथ अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। इसके अलावा चीन के शत्रु देश जो कि ताइवान, हांगकांग या वियतनाम, इनके साथ भारत को अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करनी होगी। अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के माध्यम से इनको रक्षात्मक दृष्टिकोण से मजबूत करना होगा ताकि इनमें भी आत्मविश्वास आए कि वो एक मजबूत संगठन के माध्यम से चीन को दक्षिण एशिया में घेर सकते हैं। जिस प्रकार चीन ने अपनी मोतियों की माला की नीति के माध्यम से एशिया के देशों के अलावा अफ्रीका और यूरोप तक विस्तार किया है, उसी प्रकार भारत दक्षिण एशिया यानी आसियान के देशों के साथ मिलकर, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, पूर्वी यानी जापान के साथ मिलकर और दक्षिण देशों का संगठन इप्सा अर्थात दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ मिलकर इस संपूर्ण क्षेत्र को घेरने की नीति अपनानी होगी और चीन को दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापारिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से कमजोर करना होगा। यही है दक्षिण चीन सागर विवाद और भारत की भूमिका। चूंकि चीन ने भारत को घेरने के तहत पाकिस्तान, नेपाल तक अपना सीमा विस्तार किया है, इसलिए भारत चीन समझौते की नीति का उल्लंघन करते हुए दक्षिणी चीन सागर में हस्तक्षेप कर सकता है और हिंद महासागर के आर्थिक सामरिक महत्व को समझते हुए हिंद महासागर पर अपना दावा स्थापित कर सकता है, जिस प्रकार चीन ने किया है। यही है मेरा आज का टॉपिक और मैं इस क्लास के माध्यम से फिर से अपने सैनिकों को ये कहना चाहूँगा कि चाहे दक्षिणी चीन सागर हो या लेह लद्दाख हो, सियाचिन बॉर्डर हो या किसी भी सामरिक स्थिति हो, कहीं की भी सामरिक स्थिति हो, हमारे सैनिक देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने बॉर्डर में योगदान दे रहे हैं। मैं अपने जीवन की सबसे सुंदर पंक्तियाँ उन सैनिकों को समर्पित करना चाहता हूँ। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।